अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे, हम लोगों का मेहरान यूनिवर्सिटी का जो पास पेपर का सॉल्यूशन का सेगमेंट है वो शुरू होने जा रहा है। आपको इस पास पेपर के सेगमेंट के अंदर जितने भी पेपर्स मेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कहाँ से ड्राइव किए हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप जैसे मासूम बच्चे, मेहनती बच्चे जाके यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं तो वो वापस आकर हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिक्रिएट किए जाते हैं। इन मेहनत से कंपाइल की गई रिक्रिएशन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर इसलिए किया जाता है ताकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आपको फायदा हो, आपको बेनिफिट हो, आपको पता हो कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हैं। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप जब भी ये वीडियो देखें, चाहे आप 2025 के लिए देखें, 26 के लिए देखें या ऑनवर्ड्स, कभी भी आप ये वीडियो देखें, आपके साल में भी जो पेपर में क्वेश्चंस आए आप इसको कमेंट में लाजमी बताएं ताकि उनको हम रिक्रिएट कर सकें और आने वाले लोगों के लिए मजीद फायदेमंद हो सके। साथ ही साथ मेरे बच्चे, आप में से कोई भी अगर फिजिक्स की ई कैट एमडी कैट की तैयारी करना चाहता है तो कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी वीडियो की जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको मेरे बच्चे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर एप्टीट्यूड के हवाले से, ई कैट एमडी कैट के हवाले से क्लास 11 और क्लास 12 के सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जो भी अपडेटेड टेक्स्ट बुक है जिस बोर्ड की, सामने रखते हुए ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इक्वेशन फॉर हुक्स लॉ फॉर द स्प्रिंग। अच्छा देखो, अगर हम लोग यहाँ पे हुक्स लॉ का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें या हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जानना स्टार्ट करें, तो देखो हुक्स लॉ में आपके पास क्या चीज सिखाई गई है। हुक्स लॉ में हम लोगों को सिंपली ये सिखाया गया है कि आपके पास, आप किसी भी स्प्रिंग के ऊपर जब आप लोड लगाते हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सही है, जो हम लोग किसी भी स्प्रिंग के ऊपर लोड आपके पास हैंग करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के। इसकी वजह समझना। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर कोई भी चीज हम लोगों ने अप्लाई नहीं की हुई। अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड लाके हैंग करता हूं तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेच होगा आपके पास तो इसका मतलब इसमें एक्सटेंशन आ गई। सही है, ये जो एक्सटेंशन इसमें आई है ये क्यों आई है? ड्यू टू द लोड। अब जितना ज्यादा आप इसके ऊपर लोड हैंग करोगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, हमारे पास एक्सटेंशन आएगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है। तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अच्छा, अब लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक हो गया। अगर मैं इस एफ को रीस्टोरिंग फोर्स की टर्म्स में लिखना चाहूं तो देखो बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है, यानी कि जब हम ये लोड हटाते हैं तो स्प्रिंग वापसी अपनी जगह पे जाता है, तो वो फोर्स जो वापसी स्प्रिंग को अपनी जगह पे लेके जा रही है उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तभी यहाँ पे डायरेक्शन का साइन क्या लग गया हमारे पास? माइनस का। प्रोपोर्शन का साइन हटा दीजिए, आपके पास क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे हो दैट इज नोन एज के, और इसका नाम होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो कि स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करता रहता है आपके पास। अच्छा, अब इस बात में आपके पास देखो, सवाल के अंदर ऑप्शंस में जाओ, हमारे पास क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो सर ए सही नहीं है? नहीं, क्योंकि ए में प्लस के एक्स लिखा हुआ है, डायरेक्शन का यहाँ पे ज्यादा जिक्र कर देना चाहिए, बेहतर हो जाएगा आपके पास। तो माइनस के एक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, विच विल मेक ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, या आसान जबान में जिसका यूनिट अकेला होता है। बिल्कुल। अब आपके पास अगर हम लाइन से देखना स्टार्ट करें, एसेलरेशन। एसेलरेशन जो होती है ये आपके पास बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये अगर इसका यूनिट याद करें तो वो मिलके बना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि दो फंडामेंटल यूनिट्स आ रहे हैं तो इसका बन रहा है। तो एसेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। बी में कह रहे हैं टाइम। अच्छा, टाइम जो है, टाइम क्या होता है जिसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? सेकंड। यस सर, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी को बनने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे मिलके बाकी फर्दर क्वांटिटीज हमारे पास बनती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टाइम। आगे लिखा हुआ है फोर्स।
फोर्स खुद बेटा किसके बराबर होता है, ma के। दो क्वांटिटीज मिलेंगी तो फिर फोर्स बनती है, और वेलोसिटी भी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि s over t। इसके अंदर भी दो क्वांटिटीज मिलती हैं तो वेलोसिटी बनती है, जिसका मतलब टाइम इज द ओनली ऑप्शन विच इज फंडामेंटल, ठीक है जी। मूविंग ऑन। Question number 3, कहना the radiation initially produced in fluorescent tube is, fluorescent tubes के अंदर जो initially radiation हमारे पास produce होती है वो कौन सी होती है। तो देखो, जब आपके पास fluorescent tube के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क जा रहा होता है और वे जो अंदर गैसेस मौजूद होती हैं उनको वेपराइज करता हुआ जा रहा होता है, उनको आयनाइज करता हुआ जा रहा होता है, तो इनिशियली उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो होती हैं आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो फ्लोरेसेंट शीट होती है हमारे पास, फॉस्फेट की शीट, वो उनको एब्जॉर्ब करती है और फिर वो इमिट करती है विजिबल लाइट, जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि भाई वहां पे चमक आ रही है और आप कहते हो कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। तो ये विजिबल लाइट हमारे पास एट दी एंड आती है, लेकिन इनिशियली कौन सी चीज निकल रही है हमारे पास, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यूवी रेडिएशंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, देखो सन से हम तक बहुत सारी लाइट आ रही है, जिनमें से जो हमें नजर आती है वो कहलाती है विजिबल, या उसको हम क्या कह सकते हैं, विबग्योर। विबग्योर जब सातों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं आपके पास, एक व्हाइट कलर। मान लो कि हम लोगों को जो नजर आने वाली लाइट है वो कौन सी आ रही है, व्हाइट कलर आ रहा है सन से, ठीक है। अब सन से जब वो अर्थ तक पहुंचती है तो देखो बेटा, अर्थ के बाहर तो मौजूद है अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो आबो हवा है हमारी, ठीक है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स, डस्ट के मॉलिक्यूल्स, सभी चीजें मौजूद हैं आपके पास। तो जब ये व्हाइट लाइट पहुंची, व्हाइट का मतलब 7 कलर्स पहुंचे, तो एक्चुअली 7 अलग अलग वेवलेंथ्स आ रही हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। 7 अलग अलग वेवलेंथ्स आ रही होंगी जो हमें नजर आ रही होंगी। अब आपके पास ये बेटा ये बात याद रखिएगा कि वॉयलेट से रेड तक जाते हुए आपके पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, यानी कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके पास जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं वो आपके पास एटमॉस्फेयर में आने के बाद स्कैटर हो जाती हैं ड्यू टू दिस डस्ट एंड गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है। तो छोटी लाइट वाली स्कैटर हो गई, जो कि आपके पास, आपको अगर वो स्कैटर हो गई तो वो स्कैटर होने के बाद छोटी वेवलेंथ कौन सी है, ब्लू कलर, जो कि स्कैटर होने के बाद आपको आपके स्काई का कलर दे रही है, विच इज यूजुअली अपेयरिंग टू अस एज ब्लू, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपके पास वेवलेंथ्स होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई सूरज जब डूबने वाला होगा या सूरज जब हमारे पास शुरू हो रहा होता है तो हमें ऐसा नजर आ रहा था कि भाई रेड लाइट आ रही है हम तक। रेड क्यों, क्योंकि ब्लू तो स्कैटर हो गई ऊपर स्काई की तरफ, ठीक है, पीछे बची लंबी वेवलेंथ। लंबी वेवलेंथ कौन सी होती है हमारे पास, रेड, वो स्कैटर होने के बाद हम तक पहुंच जाती है आपके पास, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर क्यों नजर आ रहा है स्काई का आपको, क्योंकि लाइट क्या हो रही है बेटा आपके पास, स्कैटर हो रही है, ठीक है जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपको नहीं भी याद उसका फॉर्मूला कोई मसला नहीं है, वेलोसिटी का यूनिट याद कर लो। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि ms-1, ठीक हो गया। डायमेंशन में 3 चीजें लिखनी होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास आ रहा है ऊपर लिखा हुआ कहीं, सर मास तो किलोग्राम से शो होता है, किलोग्राम तो नहीं है, तो मास हो गया अंडा। लेंथ आ रही है जी सर, मीटर लिखा हुआ है एक, तो मीटर की वजह से लेंथ एक आ गई हमारे पास L1, ठीक है। और टाइम कितना है हमारे पास, सेकंड की वजह से अगर हम देखें तो दैट वुड बिकम -1। तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, m0L1 t-1, विच विल मेक आवर करेक्ट ऑप्शन टू बी ऑप्शन बी, ठीक है जी। मूविंग ऑन। 6, कह रहे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस, टॉर्क से हम क्या निकाल सकते हैं। देखो बेटा, टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है आई अल्फा, जिसमें आई जो होता है इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। आई जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा क्या चीज होती है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब आप खुद देख लो कि हम लोग टॉर्क के थ्रू क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन नहीं सर, लीनियर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उन्होंने घुमाने के लिए बस 2 ऑप्शन ऐसे डाल दिए क्योंकि दोनों ही गलत हैं। सी में कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यस सर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी है कि आपके पास एक चार्ज जो है, एक चार्ज अगर रुका हुआ होता है, एक चार्ज अगर रुका हुआ होता है तो उसके अराउंड सिर्फ एक फील्ड होती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। और अगर इसी चार्ज को चलाने लग जाओ तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती हुई बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसी जगह पे आपके पास, जो कि परपेंडिकुलर होती है चार्ज की मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जहां पे मूव कर रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक हो गया। ऑप्शन ढूंढते हैं कि ए में क्या कह रहे हैं, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, यस सर यहां मूव कर रहा है
तो यहां बनेगी, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया, मूविंग ऑन। 8 कह रहे इन विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। देखो बेटा आइसो का मतलब होता है हमारे पास सेम, सही है। अगर कहीं पे बार लिखा हुआ नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है प्रेशर, तो ये हो गया सेम प्रेशर प्रोसेस। थर्मल लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट या टेम्परेचर से लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है सेम टेम्परेचर प्रोसेस आपके पास। ठीक है। और एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना हीट को सिस्टम में जाने देते हैं ना ही बाहर आने देते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। कैसे कांस्टेंट रखते हो, आपका जो पिस्टन होता है सिस्टम का, आप उसको फिक्स कर देते हो, ताला लगा देते हो। अब आप उसको हीट करोगे तो जितनी भी आप हीट करोगे सारी की सारी हीट क्या करेगी, वो गैस की जो अंदर मौजूद होती है इस पिस्टन के, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को राइज करती है। और पिस्टन को नहीं मूव कर पाती तो वर्क डन नहीं होता, तो सारी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में चली जाती है। और ऐसे में वॉल्यूम भी क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपके पास, ए आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो डिपेंड करती है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट बनेगा, जितने बड़े ये मासेस खुद होंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान आपके पास। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इसका मतलब आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है, आर स्क्वायर के। कंबाइन कर दो, फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसमें जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो ना किसके सर, मासेस के आपके पास, और मासेस के भी प्रोडक्ट के, सम के नहीं, सम का मतलब होता है प्लस, प्लस के नहीं है। डिस्टेंस के बिल्कुल है सर, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के है आपके पास। ठीक है, इसको भी काट दो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इनवर्सली है। सी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यस इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। डी में कह रहे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, से सही तो लिखा। अरे भाई आंखें तो खोल के पढ़ो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं, इनवर्सली नहीं। इनवर्सली पूछते तो मैं डी ऑप्शन लगाता, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास फोर्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं दी हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। किसी भी तार के अंदर करंट जब मूव कर रहा होता है तो उसको जो रुकावट मिलती है उसे क्या कहते हैं, बहुत आसान जवाब है बेटा, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 11 कह रहे हैं व्हाट डज अ गैल्वेनोमीटर मेजर। गैल्वेनोमीटर में से क्या मेजर करता है बेटा, गैल्वेनोमीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है, जो कि हमें यह बताती है कि किसी भी सर्किट के अंदर आपके पास करंट मौजूद है या नहीं मौजूद। और अगर मेजर करती भी है तो आपके पास बहुत ही छोटा करंट, यानी कि मिली और माइक्रो एम्पियर का करंट हमारे पास मेजर कर रही होती है। ठीक है, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर इतनी छोटी डिवाइस है करंट डिटेक्ट करने के लिए। तो ए विंड प्रेशर मेजर कर रही है, नहीं सर ये कहां से आ गया इसमें। बी वाटर प्रेशर, नहीं सर। सी इलेक्ट्रिकल हीट, हीट भी नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन करेक्ट फिर आपके पास, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 12 कह रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूसेस। एक चार्ज जो कि मूव करता हुआ जा रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया बेटा, एक चार्ज जब मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी उसके साथ साथ मूव करती हुई जाएगी। ठीक है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके पास इस तरह से ऑसिलेट करने लगती है तो उसकी वजह से एक परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वहीं पे प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। तो दैट इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फॉर्म्ड। जब आपके पास चार्ज मूव करता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। तो इसका मतलब मूविंग चार्ज के पास दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है। हाँ, रुका हुआ होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिक होती है आपके पास। तो मूविंग चार्ज के पास दोनों फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो जिन बच्चों ने बेटा इस वैल्यू का रट्टा लगाया हुआ 9 क्लास से लगाते हुए चलते आ रहे हो, उनको याद होता है कि भाई ये होती है सर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर सारे किलोमीटर्स में। कोई बात नहीं सर, तो किलोमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। डिवाइड बाय 1000 का मतलब क्या है
कि आपने इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, जो कि ऊपर आगे क्या बन जाएगा -3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेकिन सारे आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बिना लिखे हुए हैं, नॉर्मल फॉर्म में। तो उसको खोल लेते हैं। मैंने 5 अंडे लगा दिए इसके आगे आपके पास, तो आंसर आ गया 3-5 अंडे किलोमीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपके पास। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सर। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। मूविंग ऑन। क्वेश्चन 14 कह रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस डैश ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा हुआ है या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे भाई? सिंपली अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ। तो एक दूसरे की तरफ ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपके पास। और अगर हम लोग इन लोगों की अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड्स अट्रैक्शन की इस तरह से बनती हैं कुछ आपके पास। जबकि अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो तब हमारे पास इसकी डायरेक्शन में चली। यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो एरोज होंगे वो पॉजिटिव से अवे पॉइंट किए जाएंगे और नेगेटिव के टुवर्ड्स पॉइंट किए जाएंगे अट्रैक्शन को शो करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारे पास? ए, अट्रैक्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 15 कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा, पीछे भी मैंने आपके पास इसका जिक्र किया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब रेट का मतलब होता है कि आपने डिवाइड करना है टाइम से। किसको? आगे कह रहे हैं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, वेलोसिटी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 22 kg। तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास सवाल के अंदर यहाँ पे गिवन है दैट इज मास। मैंने नोट कर लिया भाई, मास आ गया आपके पास कितना? 22 kg। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी होती v, ये आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। कह रहे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, हाफ मास दिया हुआ है आपको 22 और v की वैल्यू दी हुई आपको 5, जिसका हो जाएगा स्क्वायर। 22/2 हो जाता है 11, मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता है 275 जूल्स, विच विल मेक आवर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। बेटा एनर्जी कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे वो हीट हो, साउंड हो, लाइट हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो, थर्मल हो, इंटरनल हो, कोई सी भी एनर्जी क्यों ना हो या फिर वर्क क्यों ना हो, उन सब का एसआई यूनिट होता है हमारे पास जूल्स। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं, न्यूटन, ये आपके पास एसआई यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है जी। किलोवाट, एक्चुअली वॉट होता है यूनिट, ऐसा ही हमारे पास पावर का। किलोवाट उसका आपके पास एक बड़ा यूनिट हो जाता है। और हॉर्स पावर जो है ये भी पावर का यूनिट होता है हमारे पास इन अ डिफरेंट यूनिट सिस्टम। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन स्टिल आपके पास कौन सा स्टैंड करता है? ऑप्शन बी, जूल्स। मूविंग ऑन। 18 में कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन लिफ्ट गोज डाउन विद सम एक्सेलरेशन। देखो आपके पास एलिवेटर के अंदर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो एलिवेटर आपके पास नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए के साथ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा आपके पास एलिवेटर के अंदर वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। उसको हम कहते हैं अपेरेंट वेट, और अपेरेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू जी माइनस ए। तो जब आपके पास एम जी माइनस एम ए आप करोगे तो एक्चुअली वेट में से आप कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो, सही है। तो आपके पास अपेरेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेट जो कि एम जी मिलकर बनता है हमारे पास, माइनस में क्या लग जाएगा? एम ए। तो एक्चुअल वेट में से कुछ वैल्यू माइनस होगी तो अपेरेंट वेट बनेगा, जिसका मतलब अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के मुकाबले में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। इसी के बरक्स अगर ऊपर जा रहा होता है एलिवेटर तो हम लोग लगा देते हैं इंक्रीजेस। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 19 कह रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज। फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है बच्चों वाला वो होता है F इज इक्वल टू ma। मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम। एक्सेलरेशन का हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिंपली kg/ms -2। और डायमेंशन लिख दें तीनों m, l और t। मास कितने आ रहे हैं? एक ही kg आ रहा है सर, तो 1 लगा दिया। लेंथ कितनी आ रही है? एक ही आ रही है, तो 1 लगा दिया। टाइम सेकंड कितने आ रहे हैं? -2 आ रहे हैं, तो आपने -2 लगा दिया। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? mlt -2। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो क्या बनता है? ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। पावर की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे बेटा, सेम तरीका, पहले इसका फॉर्मूला बनाओ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन खुद बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है, और फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, आगे आ गया डिस्टेंस ओवर टाइम। आओ जरा इनके यूनिट्स लिखें। मास की यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का होता है मीटर, और डिवाइड में टाइम बचा उसका क्या होता है हमारे पास फिर बेटा सेकंड। तो करेक्ट क्या बन जाएगा, यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और आपके पास इस सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर जब आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएंगे सेकंड का -3। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है इस तरीके से, अगर आप देखें डायमेंशन लिख दो mlt। मास कितना आ रहा है हमारे पास, एक ही पावर है केजी की तो 1 लगा दिया। लेंथ मीटर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और टाइम आ रहे हैं -3। तो पावर की डायमेंशन हो गई m1l2t-3, विच विल मेक आर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, क्योंकि पावर 1 को लिखा नहीं जाता आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो एसआई यूनिट है वो है ऑप्शन ए डेसिबल। क्यों, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे कि मीटर, मीटर तो हमारे पास लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। जूल जो हम पीछे भी जिक्र करके आए, एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है आपके पास, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी क्यों ना हो आपके पास, ठीक है जी। तो एनर्जी या वर्क का जो यूनिट होता है उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं आपके पास, जूल्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है न्यूटन। न्यूटन जो है बेटा, न्यूटन तो हम सारों को याद होता है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास, डेसिबल। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब उसके साथ डेल्टा लगा दो। तो अगर आप देखें भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, अगर स्लोप स्ट्रेट है, ठीक है, यानी कि आपके पास कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। पहले सेकंड 1 मीटर बड़ी होगी, दूसरे सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बड़ी होगी, तीसरे में 3 बड़ी होगी हमारे पास। तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, इसका मतलब आपके पास लेट्स से पहले सेकंड, अगर मैं आपके पास एक गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हुई 0 मीटर पर सेकंड से, पहले सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे के बाद हो गई 3 मीटर पर सेकंड, चौथे के बाद हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हर सेकंड हमारे पास जो स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, कांस्टेंट अमाउंट में, 1 की पेस से बढ़ रही है, कभी हो सकता है 2 की पेस से बढ़े। तो इस तरह आपके पास, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर बात करते हो तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कितने हिसाब से चेंज हो रही है स्पीड, कितने हिसाब से चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन। मूविंग ऑन, 23 कहना द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। एक फॉर्मूला पूछ रहे हैं बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, बेटा ये फॉर्मूला होता है आपके पास पावर का, सही जी, सॉरी माय बैड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर का, ठीक है। तो प्रेशर आपके पास बराबर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एनी बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रेशर। मूविंग ऑन, 24 कह रहे हैं 1 वेबर इज इक्वल टू। एक वेबर किसके बराबर होता है आपके पास, देखो ये चूंकि आपके पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली याद रखते हैं हमारे पास। 1 वेबर जो होता है ना बेटा आपके पास, ये बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल्स के, ठीक है। 1 वेबर आपके पास किसके बराबर होता है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। मूविंग ऑन, कह रहे थे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज। आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स वो कितना होता है आपके पास, ये पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है बेटा, ये बात याद रखिएगा आप कि 1 वेबर जो है ये एक्चुअली बराबर होता है आपके पास 10 की पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर हमारे पास पर स्क्वायर मीटर पास हो रही होंगी कहीं से, तो उनको हम कहते हैं कि भाई वो 1 वेबर का फ्लक्स है आपके पास, ठीक है जी। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है कि आपके पास 1 वेबर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्सेस के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास ये किसका यूनिट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली आपके पास यूनिट होता है एनर्जी का सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, यानी कि जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके पास, या फिर ऐसे पार्टिकल्स जो कि आपके पास बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो उनकी एनर्जी को यूज करने के लिए, उनकी एनर्जी को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एनर्जी, ठीक है जी। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन 27 कह रहे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि लाइट की रेज आपके पास किसी पर यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही है, उसका यूनिट जो होता है बेटा वो होता है ल्यूमिन, क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज के होते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। भाई दो पॉजिटिव चार्जेस आपके पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कितनी फोर्स से करता है वो किसने बताया था, कूलम ने। और वो फॉर्मूला ये बताया था कि भाई दोनों फोर्सेस, वो फोर्सेस जो है डिपेंड करती हैं दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और उन दोनों के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती हैं आपके पास। तो ये बात आपके पास किसने बताई थी बेटा, सबसे पहले कूलम ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन बी, कूलम्स लॉ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है वर्क इज डिफाइंड एज। देखो बेटा वर्क क्या होता है आपके पास, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे किसी फ्लोर के ऊपर, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूं और मेरी फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया फॉर एग्जाम्पल आपके पास, तो आप ये कहते हो कि भाई आपकी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने क्या करा, कुछ फासला कवर किया। अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ फासला कवर किया इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। कितनी फोर्स हमारे पास कितने डिस्टेंस के ऊपर बॉडी को एक्ट करवा रही है, तो वो आपके पास कहलाता है वर्क डन। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, फोर्स ओवर अ डिस्टेंस। ठीक है जी, नॉट पर यूनिट डिस्टेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे पावर इज डिफाइंड एज। देखो बेटा हमने पीछे भी जिक्र किया था इसका, पावर जो होता है आपके पास वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो पावर को आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 31 कह रहे हैं वेबर पर स्क्वायर मीटर इज। देखो बेटा वेबर पर स्क्वायर मीटर जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, जिसको रिप्लेस करके हम एक और यूनिट यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्ला। और ये बात याद रखिएगा कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये बराबर होता है आपके पास किसके, 1 टेस्ला के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपके पास टेस्ला। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। एक सिंपल सी बात है, एक हायर एनर्जी लेवल से अगर आपने लोअर एनर्जी लेवल पे आना है, ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक आना है आपके पास, तो एक सिंपल है कि हायर एनर्जी लेवल पे तो ज्यादा एनर्जी होगी उसके ऊपर उसके पास। अगर उसने लोअर पे आना है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, अपने अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी तो वो काबिल होगा नीचे आने के, लोअर एनर्जी लेवल पे आने के आपके पास। ठीक है जी, तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो से नहीं भाई, एब्जॉर्ब नहीं करनी, निकालनी है। एब्जॉर्ब करेगा तो और ऊपर चले जाएगा। बी एमिट्स एनर्जी, यस, क्या करनी है उसने, एनर्जी एमिट करनी है। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज की क्या डायमेंशन होगी, आओ निकालते हैं। वेलोसिटी का चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड को माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपके पास आओ डायमेंशन लिखें। मास आ रहा है सर, अंडा है, किलोग्राम है ही नहीं। लेंथ मीटर एक ही है, टाइम कितना है, -1, तो क्या हो जाएगा m0 lt -1। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, m0 के बारे में नहीं मेंशन, ऑप्शन बी, lt -1। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। सर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमारे पास। 1 लाइट ईयर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 लाइट ईयर आपके पास बराबर आता है 9.46 एक्सपोनेंट 15 मीटर्स के। सर ये लाइट ईयर होता है क्या है, लाइट ईयर क्या होता है बेटा, लाइट जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है। कितनी तेज चीज है कि वो एक सेकंड के अंदर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स कवर कर लेती है, 300 मिलियन मीटर कवर कर लेती है वो आपके पास एक सेकंड के अंदर। इतनी तेज चीज है लाइट आपके पास। तो एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, हम कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 60 से, आपको पता लग जाएगा एक मिनट में कितना कर रही है इस वाले नंबर को, 3 एक्सपोनेंट 8 को। उसी को एक और 60 से कर दोगे, पता लग जाएगा आपके पास घंटे में कितना कर रही है। 24 से करोगे दिन का पता लग जाएगा, और 365 से करोगे तो साल का पता लग जाएगा। जब ये सब करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास मीटर्स के अंदर। ऑप्शन बी देखे जरा, कहीं है देखा देखा सा लग रहा है, कहीं लग रहा, कह रहे 9.46 एक्सपोनेंट 12 बट किलोमीटर। आओ जरा सर इसी सवाल को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हो, जो कि ऊपर जाके बन जाएगी 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 9.46 एक्सपोनेंट 12
किलोमीटर, तो सर ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सी भी सही होना चाहिए। आओ जरा, सी में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसी को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से करोगे तो ये बन जाएगा 9.46 एक्सपोनेंट 17 सेंटीमीटर। सर ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आंखें बंद करके क्या हो गया फिर हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन। 35 कह रहे द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, बेटा अभी हमने पीछे भी जिक्र किया, कोई सी भी एनर्जी क्यों ना हो, तमाम एनर्जीज के जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, जूल होते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या बनता है वो देखते हैं। देखो भाई, प्रेशर का यूनिट होता है सर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। मास की जगह लिख सकते हैं सर केजी, एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की जगह आ गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया हमारे पास, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, किलोग्राम ओवर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। क्या ए ऑप्शन सही है? नहीं सर, ये तो नहीं है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ले दे के आंसर क्या बच गया हमारे पास, नन ऑफ द अबव। मूविंग ऑन। 37 कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज, इनका रिलेशनशिप बेटा एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है आपके पास जो कि बच्चे को याद होता है जुबान पे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और निकाल के देख लेते हैं भाई क्या बनता है। L इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, mvr। ठीक है, मास की यूनिट होता है किलोग्राम, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, और रेडियस का होता है मीटर। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर एक ही करेक्ट है हमारे पास, एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 39 कह रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा बार बार जिक्र करता आ रहा हूं, कोई सी भी एनर्जी क्यों ना आ जाए, सबका स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास क्या होता है, जूल्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 40 कह रहा पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन इफ द पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स रेडियस। ठीक हो गया, एक पार्टिकल है हमारे पास इतने छोटे सर्कल के रेडियस में हमारे पास मूव कर रहा था फॉर एग्जांपल। कह रहे अगर मैं इसका रेडियस क्या कर दूं, बढ़ा दूं, रेडियस मैंने बढ़ा दिया पहले के मुकाबले में, रेडियस बड़ा हो गया। पहले फॉर्मूला था इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv स्क्वायर ओवर r। कह रहे अब कितनी हो जाएगी भाई, अब हो जाएगी लेट्स से fc डैश, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश। अब r डैश, चूंकि आपके पास इस बात को समझना कि आपके पास r डैश की वैल्यू बड़ी हो चुकी है, तो fc और r ये दोनों एक दूसरे के से बेटा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, ऊपर नीचे लिखे हुए आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, डिक्रीज। मूविंग ऑन। क्वेश्चन 41 कह रहे हैं व्हाट इज द कोलिजन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर देखो बेटा, कोलिजन जो चीज होती है ना आपके पास, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, दो चीजों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट के अंदर आना, लेकिन ऐसा कांटेक्ट जिसमें वो एक दूसरे के साथ मोशन ट्रांसफर करें एक दूसरे में। अच्छा, मोशन ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन के साथ लिंक होती है दो चीजें, कितनी अमाउंट है किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, और उसकी वजह से एनर्जी कितनी है उस बॉडी के अंदर, मोशन की वजह से, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मोशन की वजह से बॉडी के अंदर दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, दैट इज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी आपके पास मोशन एक्सचेंज होगा, इसका मतलब क्या चीज एक्सचेंज हो रही है, मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। तो आपके पास अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास, अ प्रोसेस where two objects interact by changing energy and momentum। ठीक है जी, अच्छा मूविंग ऑन। 42 कह रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज, स्पीड आपके पास एक्चुअली क्या होता है, स्पीड बाई जिस चीज का भी फॉर्मूला बनाना उसका यूनिट लिख लो, मीटर पर सेकंड, ms माइनस 1। डायमेंशन में तीन चीजें आती हैं, मास, लेंथ, टाइम। मास आ रहा है किलोग्राम लिखा हुआ, नहीं सर नहीं अंडा है। लेंथ मीटर आ रहा है आपके पास, यस 1, और टाइम कितना आ रहा है, सेकंड यानी कि -1। तो आपके पास क्या बन जाएगा, m0 lt -1। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास। मूविंग ऑन। 43 कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद होता है बेटा, आपके पास ही पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, और बाहर आपके पास शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें आती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ढूंढ लो करेक्ट ऑप्शन अपना, दैट इज ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मूविंग ऑन। Question number 44 कह रहे हैं the first law of thermodynamics states that energy cannot be, first law of thermodynamics है कि हमारे पास energy can neither be created and nor can be destroyed। एनर्जी अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बनाते हुए जितनी आपके पास रख दी है,
एक इन्फिनाइट अमाउंट है वो उतनी रहेगी। हाँ, उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। आपके पास हीट रखिए तो भाई वो इंटरनल में चली जाती है, वो इलेक्ट्रिकल में चली जाती है, वो मैकेनिकल में चली जाती है, वो विंड में चली जाती है, वो कहीं ना कहीं जाती रहेगी आपके पास, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि अपनी सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकती है। तो अब ये स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन से मिलता जुलता लग रहा है वो लगा दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है क्रिएटेड ओनली, नहीं, नहीं क्रिएट कर सकते। बी डिस्ट्रॉयड ओनली, नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सी कन्वर्टेड, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डी कह रहा है कैन नॉट बी। सवाल क्या है हमारे पास, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना बेटा आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 45, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ हैवी हाइड्रोजन एटम आर। बेटा हैवी हाइड्रोजन एटम हम लोग ड्यूट्रियम को कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, और उसकी आपके पास केमिकल वैल्यू कैसे लिखी जाती है, H21, केमिकल सिंबल है H21। H21 का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने मौजूद होंगे आपके पास, एक, अगर प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड कर दो, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1 कितने आ जाएंगे, एक ही न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ऑप्शन सी, नंबर 1। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप व्हाट डज सी रिप्रेजेंट्स एन ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखो आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जिसमें m से तो हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और e से एनर्जी को, जो कि इंटरचेंजेबल है। तो ये c कौन है, ये c बेटा एक कांस्टेंट फैक्टर है, जिसको कांस्टेंट रखने के चक्कर में यूनिवर्स बहुत सारी चीजों को चेंज कर देता है आपके पास, और इस कांस्टेंट फैक्टर को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट को, which will make option B our correct option. Moving on. 47 कह रहे हैं the SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, हम पीछे भी जिक्र करके आए कहीं ना कहीं, इसका नहीं करके आए, दोबारा सुन लेते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया का, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पास्कल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है बेटा आपके पास, ऑप्शन सी, पास्कल। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 48 कह रहे हैं how far below the earth's surface the value of gravitational acceleration be half that on the surface। ठीक हो गया, आपके पास ये भाई अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है, लेट्स से हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकालते हैं एक फॉर्मूले से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप नीचे खोदते 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 इतनी डेप्थ पे चले जाओ जहां पे जी की वैल्यू क्या रह जाए, हाफ रह जाए, तो जी इतनी डेप्थ में निकाल ली आपने जहां पे जी की वैल्यू क्या रह जाए, हाफ रह जाए, तो बताओ वहां पे डेप्थ कितनी होगी। तो देखो जीडी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग तो बराबर है हाफ जी के। जीडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीडी आपके पास बराबर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ जी एट एनी डेप्थ, ये बराबर होता है 1 माइनस डी ओवर आर ई, ठीक है, इंटू जी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास हाफ जी, जी से जी कैंसिल हो गया, 1 माइनस डी ओवर आर ई बराबर बच जाएगा किसके, 1/2 के। फ्रैक्शंस को आपके पास आगे पीछे कर लेते हैं, 1 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा डी ओवर आर ई के, एक में से आधा निकालोगे हाफ बचेगा, डी ओवर आर ई किसके बराबर आ गया आपके पास 1/2 के, तो डी किसके बराबर आ जाएगा, आर ई डिवाइडेड बाई 2। आओ जरा देखें आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, और इसको पुट कर देते हैं भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, और 2 से काट दो तो 3200, आंसर आ जाएगा 3200 किलोमीटर। नाउ लुक एट द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। 49 कह रहे लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अभी हम पीछे भी देख कर आए बेटा, लाइट ईयर जो है आपके पास ये यूनिट होता है डिस्टेंस का, इसका मतलब होता है लाइट ने आपके पास एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम लोग कहते हैं आपके पास लाइट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए, डिस्टेंस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 50 का मतलब है एट मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज। ठीक हो गया, आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मास अटैच किया हुआ है, उसको हम लोग मैक्सिमम खींच के भाई लेट से ले जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद वो कंप्रेस होता है और इस तरह से आपके पास डैम्प होते होते आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब ये कह रहे हैं जब वो मीन पोजीशन पर है बच्चे, तो फिर क्या होगा। देखो मीन पोजीशन के बारे में एक बात याद रखना, मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें उसने अपनी इलास्टिक लिमिट के अगेंस्ट कोई काम ही नहीं किया। देखो आपके पास हमेशा याद रखो
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना किसी भी बॉडी के अंदर, वो कब गेन होती है? जब वो किसी फील्ड के अगेंस्ट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम छलांग मारते हो तो तुम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे इलास्टिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हो तो तब तुम में आती है ना पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है हमारे पास, जबकि मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है काइनेटिक के अंदर, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी होती है आपके पास? जीरो। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है वो देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही आपके पास क्वांटिटी से मिलकर वो बन रही हो। वेट बराबर होता है mg के, कट गया फंडामेंटल की कैटेगरी से। वर्क बराबर होता है fd के, ये भी कट गया फंडामेंटल की क्वांटिटी से। सी इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बेटा आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका फंडामेंटल यूनिट भी होता है हमारे पास एम्पेयर। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं विच गैस इज देयर इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो बेटा याद करने वाला सवाल है बेसिक सा। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो यूजुअली हम लोग गैस यूज करते हैं वो होती है हमारे पास हीलियम गैस। मूविंग ऑन। 53 कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई। एस्ट्रोनॉट को कैसा नजर आता है बेटा? एस्ट्रोनॉट के पास चूंकि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे स्पेस है, जहां पे वैक्यूम है, जहां पे कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, तो कोई जब वैक्यूम होता है तो आपके पास ना डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारे अर्थ के ऊपर हैं, जिनकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है। ब्लू लाइट ऊपर स्काई के ऊपर चली जाती है जिसकी वजह से ब्लू लाइट का स्काई नजर आता है हम लोगों को, और नीचे हम लोग तक रेड और येलो ऑरेंजिश लाइट पहुंच रही होती है जिसकी वजह से हम लोगों को दिन के अंदर नीचे का टाइम आपके पास रेडिश टाइप नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब आपके पास एक एस्ट्रोनॉट जिसके पास जो वैक्यूम में है वहां पे ये काम हो ही नहीं रहा स्कैटरिंग का लाइट का, वहां पे लाइट आपके पास जाए जा रही है, वैक्यूम में कोई जगह नहीं है, जहां से टकरा के वापस आती है वो जगह विजिबल हो जाती है। बाकी सब जगह कैसी नजर आती है? जो आसमान है उनके हिसाब से उधर आसमान का मतलब कुछ है ही नहीं, कोई रिफ्लेक्टर ही नहीं है, इसका मतलब वहां पे उनको नजर नहीं आ रहा होता। और कैसा नजर आता है आपके पास? एग्जैक्टली डार्क या फिर ब्लैक। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 54 कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज। बेटा एक्सेलरेशन जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन बनाते हैं, मास आ नहीं रहा, अंडा है, लेंथ एक ही आ रही है और टाइम आ रहा है -2, तो क्या हो जाएगा? LT -2। देन द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए। मूविंग ऑन। 55 कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, जो टोटल मास है सिस्टम का, आर यानी कि रेडियस के ऊपर। अच्छा, अब रेडियस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहे हैं ए शेप ऑफ द बॉडी पे, बिल्कुल सही, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है क्योंकि हर बॉडी के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होता है हमारे पास। यानी कि अगर मैं सिलेंडर के लिए निकालूंगा तो अलग तरीका होगा, मैं स्फीयर के लिए निकालूंगा तो आपके पास अलग तरीका होगा। ठीक है, बी में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, बिल्कुल ठीक है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसमें भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सी एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के आउटर मोस्ट पॉइंट से जितना करीब होगी रेडियस उतना कम होगा, तो इसका मतलब अगर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी नोट करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो ले दे के सही सबसे ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनमें से कौन आपके पास कौन रिस्पॉन्सिबल है इनमें से? ए में कह रहे हैं मूविंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा जी, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मूव कर रही है तो क्या उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है? बिल्कुल जनरेट हो सकती है हमारे पास। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास मूव करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू फेरेडे वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस हो जाती है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते चले जाओ। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज प्रेशर कांस्टेंट। इनमें से किस में प्रेशर कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, कोरिक का मतलब हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम, तो ये तो नहीं होगा। आइसो का मतलब यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास? सेम, और बार का जो मतलब है बेटा वो निकला है प्रेशर से, तो इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर क्या रहता है हमारे पास? सेम। जबकि आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर सेम रहता है। और एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज क्या हो जाता है हमारे पास? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लेते के करेक्ट ऑप्शन क्या रह जाता है हमारे पास? ऑप्शन बी, आइसोबैरिक प्रोसेस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था अगर दो मैटर इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखे हुए एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर और दोनों का मास है हमारे पास m1 और m2, तो जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके होती है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। और ढूंढते हैं कह रहे सम ऑफ द मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं सर। बी डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के तो है लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। सी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, नहीं सर इसके तो डायरेक्टली है। तो ले दे के ऑप्शन क्या बच गया? डी, और करेक्ट भी वही है, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर राइजेस, इनमें से क्या चीज बढ़ेगी अगर हमारे पास किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे? तो देखो जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, तो कंडक्टर एक्चुअली एक सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हरकत में आ जाएंगे और तेज, और क्या करने लग जाएंगे? जो आपके पास फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनको और हिंडर करेंगे, उनसे टकरें बढ़ेंगी आपके पास, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? रुकावट बढ़ती रहती है करंट को आपके पास जब आप क्या करते हो? हीट देके मॉलिक्यूल्स को तेज करते हो। तो रुकावट बढ़ने का मतलब क्या बढ़ेगी? रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ, देखो गैल्वेनोमीटर के कॉइल में ज्यादा वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो सकता आपके पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोगों को वोल्टेज के लिए एक ऑल्टरनेट रूट देना पड़ेगा, और वोल्टेज के लिए ऑल्टरनेट रूट निकलता है सीरीज के अंदर, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, और जितनी हैवी रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा वहां पे वोल्टेज डिवाइड होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, जितना हाई में वोल्टेज डिवाइड करना या मेजर करना चाह रहा हूं यहाँ पे आपके पास। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी सीरीज में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 61 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोगों ने सीखा जैसे आपके पास मूविंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें से कौन से ऑप्शन में? सर ए में, करंट इन अ वायर, क्योंकि करंट इन अ वायर का मतलब आपके पास चार्जेस मूव करते हुए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती हुई जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 62 कह रहे हैं कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आपके पास अभी हम पीछे भी जिक्र करके आ चुके हैं कई जगहों पे, उसकी वैल्यू होती है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 300 मिलियन मीटर कवर कर रही है लाइट, बहुत तेज है, सब बल्कि सबसे तेज है यूनिवर्स के अंदर। साउंड बेचारा आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपके पास पता है कितना स्पीड रखता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर हम एयर के अंदर उसकी स्पीड निकालें तो वो होती है 330 मीटर पर सेकंड। अब आप एक चीज देखो, एयर में लाइट की स्पीड, एयर में साउंड की स्पीड एक मिलियंस में जा रही है, एक 100 को क्रॉस नहीं कर पा रही पूरे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? साउंड की स्पीड मच स्लोअर। साउंड की स्पीड हमारे पास बहुत ही कम है, किसके मुकाबले में? लाइट के मुकाबले में। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे दी जाती है? वो हमेशा पॉजिटिव से भी होती है और नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास? ऑप्शन ए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहे हैं द क्वांटिटी दैट मेजर्स द चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपकी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी चेंज हुई, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं बेटा आपके पास, और इस क्वांटिटी को प्यार से नाम दिया जाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, या चेंज इन पोजीशन भी कहा जाएगा इसको आपकी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं 30 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मास आ गया आपके पास, कितना आ गया? 30 kg। मूविंग एट स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ। शुरू में भी हमने किया था, फिर कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, हाफ mv², हाफ इंटू मास दिया हुआ 30 और स्पीड कितनी दी हुई है? 2, और उसके ऊपर लग गया स्क्वायर, एक 2 से एक 2 का स्क्वायर कट गया और 32 आपके पास कितने हो जाएंगे? 60 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, 60 जूल्स।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं दी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट हम लोग डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, केल्विन भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं, जूल नहीं करते। जूल जो है बेटा वो तो किसी भी एनर्जी का यूनिट होता है आपके पास वैसे भी। लेकिन इन तीनों में से जो एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो होता है आपके पास केल्विन। केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट कंसिडर किया जाता है। तो आपके पास ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर इज द एसआई यूनिट, ओ सॉरी, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 67 कहना व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन द लिफ्ट गोज अप विद सम एक्सेलरेशन। देखो, जब आपके पास कोई लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और लिफ्ट में खड़े हुए बंदे का हम लोग क्या करें, वेट लें, तो आपके पास उसका जो अपेरेंट वेट आता है वो बराबर होता है हमारे पास m इंटू ए प्लस जी, जिसको अगर हम लोग ओपन करके भी लिख दें तो ये हो जाता है एम ए प्लस एम जी, जो कि होता है आपके पास एक्चुअल वेट किसी भी बॉडी का। तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअली बराबर है किसके, एम ए प्लस एक्चुअल वेट। यानी कि एक्चुअल वेट में एक वैल्यू प्लस करोगे तो अपेरेंट वेट बनेगा, जिसका मतलब अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या हो जाएगा, आपके पास बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पास अपेरेंट वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 68 कह रहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। देखो बेटा, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स खुद बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और नीचे आ जाएगा एरिया। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एक मीटर से एक मीटर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा किलोग्राम, एक मीटर नीचे बचा तो ऊपर जाके -1 हो गया, और सेकंड बन गया -2। डायमेंशन लिख दो, मास लेंथ टाइम तीनों चीजें मेंशन कर दी। मास कितना आ रहा है आपके पास, 1 पावर 1, लेंथ आ रही है -1, और टाइम आ रहा है -2 आपके पास। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, m1l -1t -2, विच इज मैचिंग द करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर हो गया बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज। बेटा, डेंसिटी जो है वो बराबर होती है आपके पास किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मास मास का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, जबकि वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर -3। अब इसकी डायमेंशन लिख दीजिए। सबसे पहले मास, मास कितना आ रहा है, 1, 1 नहीं लिखें कोई मसला नहीं होता पावर में। एल, लेंथ कितनी आ रही है, -3, टाइम कितना है, 0 टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा, सिर्फ ml-3। ml-3 इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे थी एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। बेटा, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है आपके पास, वो आपके पास होता है, समझिएगा इस चीज को, वो हमारे पास होता है हर्ट्ज। ठीक है, जो कि एक्चुअली बराबर होता है 1/सेकंड के। लेकिन एसआई यूनिट के नाम के तौर पे उसका क्या यूज किया जाता है, हमारे पास हर्ट्ज यूज किया जाता है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, हमारे पास हर्ट्ज। बाकी जो ऑप्शंस लिखे हैं वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के हैं। वॉट जो है वो पावर का एसआई यूनिट होता है आपके पास, एम्पेयर करंट का होता है जिसका फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और न्यूटन हमारे पास फोर्स का होता है, अगेन जिसका फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं दी एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन फील्ड के लिहाज से किसी पोजीशन पे ले जाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम कहते हैं हाइट पे जाने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी और फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो उस वाली फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, यानी कि पोजीशन पे जाने की वजह से जो एनर्जी आ रही है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 72 कह रहे थे एरिया अंडर अ फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, फोर्स और टाइम का ग्राफ आपने ड्रॉ करा, तो फोर्स टाइम ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, इनका जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर शेप बन रही है तो एरिया निकलेगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज एफ इंटू टी। फोर्स इंटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा, फोर्स इंटू टाइम जो है ये फॉर्मूला होता है आपके पास इम्पल्स का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इम्पल्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 73 में कह रहे हैं द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का इनमें से कौन सा यूनिट होता है बेटा, इंडक्टेंस चाहे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हो, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, जिसे हम लोग आपके पास एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का ऐसा यूनिट होता है आपके पास हेनरी। ठीक है, इन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है आपके पास, हेनरी। इसके अलावा जो यूनिट्स लिखे हुए फेरेड, इनका भी याद रख लो अपने पास। फेरेड का जो ऐसा यूनिट होता है आपके पास, फेरेड जो है बेटा ये ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। टेस्ला जो है ये ऐसा यूनिट होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का।
ठीक है, और कूलम जो है ये आपके पास ऐसा यूनिट होता है चार्ज का। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कह रहे हैं दी एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंसेस। देखो बेटा, इल्यूमिनेंस क्या चीज होती है हमारे पास? इल्यूमिनेंस हम लोग कहते हैं द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। कितना ल्यूमिनस फ्लक्स आपके पास पर यूनिट एरिया हमारे पास कहीं से पास हो रहा है, दैट इज नोन एज इल्यूमिनेंस। अब इल्यूमिनेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो होता है आपके पास लक्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर बात करें तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स अगर निकालना होता सिर्फ, उसका यूनिट होता है हमारे पास ल्यूमेन। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ल्यूमिनेंस निकालनी है, दैट इज नोन दैट्स ऐसा यूनिट इज लक्स। मूविंग ऑन, 75 कह रहे हैं द लॉ दैट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इनमें से कौन सा लॉ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करता है? कूलम लॉ बात करता है भाई, दो चार्जेस अगर हमारे पास एक दूसरे के करीब करीब रखे हुए हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के ऊपर, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एम्पियर लॉ कहता है हमारे पास कि अगर मैं किसी भी लूप के अराउंड आपके पास क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड और किसी लेंथ सेगमेंट जिसमें करंट आपके पास सर्कुलेट कर रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं और तमाम पोर्शंस का सम कर देता हूं, तो वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई के आपके पास। ठीक है, ये है एम्पियर्स लॉ। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहीं जिक्र नहीं है। फेरेडेज लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास आप कहीं से भी लिंक हुआ फ्लक्स चेंज करोगे तो उसकी वजह से जहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसे, हाँ भाई, इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, फेरेडेज लॉ। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं इफ अ बॉडी मूव्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स एट, बॉडी कैसे मूव कर रही है हमारे पास? राइट एंगल, फॉर एग्जांपल इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, टू द फोर्स, लेट्स से फोर्स इस तरफ लग रही थी हमारे पास, यानी कि जो वेट की वजह से वर्क डन होता है किसी बॉडी पे, अगर वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है उसके ऊपर हमारे पास बात की जा रही है इस केस में फॉर एग्जांपल। तो और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। कह रहे हैं देन वर्क डन इज, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, मुझे एफ नहीं पता, एस नहीं पता, लेकिन मुझे थीटा पता है विच इज 90। कॉस 90 बेटा बराबर होता है हमारे पास जीरो के, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? जीरो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका ऑप्शन बी, जीरो। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहे हैं 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट इनमें से किसके बराबर है? देखो वॉट जो है वो यूनिट किसका हमारे पास? एक्चुअली पावर का। और पावर किसके बराबर होती है अगर आपको याद रखना है तो पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है हमारे पास? वॉट। तो 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो 1 वॉट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड के आपके पास, विच विल मेक आर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पावर आउटपुट। पावर आउटपुट इनमें से सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, निकालते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास mgh/t, जिसका मतलब अगर मैं किसी चीज को लिफ्ट कर रहा हूं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब ये मैं कैसे निकालूंगा आपके पास? आओ देखते हैं पावर का फॉर्मूला। अगर मैं आपके पास ऑप्शन ए के लिए काम करता हूं, ऑप्शन ए में कह रहे हैं पर्सन लिफ्टिंग 10 kg, 10 GH डिवाइडेड बाय कितनी देर में? 5 सेकंड्स के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 GH हो जाएगा। अच्छा, बी में क्या कह रहे हैं? पर्सन लिफ्टिंग 10 kg, अगेन बी की पावर निकालते हैं, 10 kg आ गया, 10 GH। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, टाइम की जगह 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ये बच गया GH। सी में कह रहे हैं बोथ डू सेम वर्क, दोनों सेम काम कर रहे हैं। मैं कहां सेम काम कर रहे हैं? हाँ ठीक है, काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन सवाल क्या पूछा है? मैक्सिमम आउटपुट कौन दे रहा है? तो देखो ए दे रहा है या बी दे रहा है आपके पास? बी में सिर्फ GH आ रहा है, जबकि ए में आ रहा है 2 GH, तो ज्यादा आउटपुट किस में आ रहा है हमारे पास? ए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? पर्सन लिफ्टिंग 10 kg इन 5 सेकंड्स। सिंपल सी बात है, जो कम टाइम में ज्यादा उतना ही काम करेगा उसके अंदर पावर ज्यादा होगी ना आपके पास। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज। बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है इनमें से दैट इज सीमेंस। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्ट का लिखा हुआ है, तो वोल्ट जो है आपके पास ये वोल्टेज का यूनिट होता है। ठीक है, वॉट जो है ये बेटा पावर का यूनिट होता है आपके पास, एम्पेयर जो है ये करंट का यूनिट होता है, और सीमेंस जो है यहाँ पे ये हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट होता है, जो कि रेजिस्टेंस के ऑपोजिट भी होता है आपके पास। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? ओम्स। ठीक है, तो हम ये भी कहते हैं ये ओम्स का ऑपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है। मूविंग ऑन,
80 कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने आपके पास जिक्र किया था ऊपर से नीचे आने वाले के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास लोअर से हायर पे जाना है, ठीक है, कम एनर्जी है मेरे पास, मैं चाहता हूँ ज्यादा एनर्जी वाली जगह पे चले जाऊं, तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी खानी पीनी पड़ेगी ना आपके पास। इसका मतलब एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एब्जॉर्ब करूंगा तो ऊपर जा पाऊंगा ना आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ए, एमिट थोड़ी करूंगा, एमिट करूंगा तो और कम हो जाएगी, नीचे गिर जाऊंगा। रिमेन द सेम, सेम रहेगी तो वहीं रहूंगा जहां पे था। लूज, लूज करूंगा तो फिर वही वाली बात है, नीचे गिर जाऊंगा आपके पास। तो ऊपर अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस साइंसेस, स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अगर पढ़ना है, अब वो चूंकि बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे आपके पास डिस्टेंस का एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं। और बड़ा यूनिट जो होता है डिस्टेंस का इन सब में से, वो है आपके पास लाइट ईयर। हम पीछे भी जिक्र करके आए बेटा इस चीज का। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है जो कि आपके पास लाइट कवर करती है एग्जैक्टली एक साल के अंदर, जो हमारे पास लाइट कवर करती है एग्जैक्टली एक साल के अंदर। तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो तकरीबन बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर्स। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज, देखो बेटा एनर्जी कोई से भी आ जाए, कोई से भी, पीछे कुछ भी लिखा हुआ, एनर्जी का यूनिट पूछना है या वर्क का यूनिट पूछना है, तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है आपके पास, आंखें बंद करके जूल्स। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और लिख के देखते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है एफ और वेवलेंथ होती है लैम्डा। एफ लैम्डा का जो मल्टीपल है ये किसके बराबर है, सर ये याद आ रहा है फॉर्मूला, एफ लैम्डा बराबर होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना। तो वी किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, स्पीड ऑफ वेव को। ठीक है, तो अगर ये स्पीड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन सी, स्पीड। अगर कभी फॉर्मूला याद ना आए तो बना सकते हो, देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकंड, लैम्डा होती है लेंथ, उसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट बनता है हमारे पास, अगेन स्पीड का आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, स्पीड। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे थे फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्सेस, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होती है मास टाइम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो फॉर्मूला बन जाता है mv स्क्वायर ओवर आर, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपके पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे हैं इन एन इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन इलास्टिक कोलिजन बेटा एक ऐसी कोलिजन होती है हमारे पास जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में आपके पास डिसिपेट हो जाती है, आइदर हीट और साउंड, बट कंजर्व नहीं रहती। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसी और फॉर्म में चली जाती है हमारे पास। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर आपके पास रोटेट करती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा कौन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब कहां पे करती है वो आपके पास, हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 87 A perfectly inelastic collision is one in which, सबसे परफेक्ट inelastic collision कौन सी होती है, अक्सर बेटा आप न्यूमेरिकल्स में भी देखते होगे जो आपके पास आते हैं कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से जाके टकराई, दोनों एक साथ चिपक गए और चलने लग गए हमारे पास। या फिर हमारे पास क्या होता था, एक सवाल अक्सर आता है हमारे पास, एक बुलेट जाके एक ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करी और दोनों फिर एक साथ मूव करने लग गए हमारे पास। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मोमेंटम जो है आपके पास इक्वल रहता है, इक्वली ट्रांसफर होता है हमारे पास, जितना बिफोर कोलिजन होता है उतना ही आफ्टर कोलिजन रहता है। जिसका मतलब हमारे पास ये कब होती हैं, मोमेंटम का इनइलास्टिक कोलिजन वाला बिहेवियर आप कब देख सकते हो, जब दो चीजें कोलिजन के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मूविंग ऑन। 88 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम की डायमेंशन निकाल लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा mv, m का मतलब किलोग्राम, v का मतलब मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स बन गया हमारे पास ये। और डायमेंशन लिखते हैं, किलोग्राम का आ गया मास, मीटर के आगे लेंथ और टाइम आ गया -1, तो क्या बन गया mlt -1, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन।
क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इनमें से क्या सही है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो अब भाई नेगेटिवली होते हैं आपके पास। बी, दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, नहीं भाई लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। सी, दे आर नेगेटिवली चार्ज, शुक्र कुछ तो सही लिखा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा आपके पास, ऑप्शन सी, दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव ऑलमोस्ट द सेम मास। अच्छा जी, तो इसके लिए बेटा आपको कांस्टेंट्स याद होने चाहिए। प्रोटॉन का मास होता है 1.6724 एक्सपोनेंट -27 केजी, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6748 एक्सपोनेंट -27 केजी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 -31 केजी। यहां से साफ साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन सबसे चुनना है, सबसे छोटा इन सब में से, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी 1000 गुना छोटा है तकरीबन आपके पास। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो करीबन करीबन बराबर है, थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं कि नहीं बड़ा, उससे बड़ा जरूर है, लेकिन करीबन करीबन हमारे पास बराबर हैं दोनों। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा क्या है भाई तकरीबन तकरीबन किसका मास सेम होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आपके पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। देखो बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ के आओगे थोड़ा बहुत इस नाम से, रिडॉक्स के रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होते हैं, कहीं पे ज्यादा हो रहे होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में किसकी ट्रांसफरेंस होती है आपके पास एटम्स के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, इनमें से क्या बात करी सेकंड लॉ ने। सेकंड लॉ कहता है एनर्जी कैन बी, अरे ये तो कोई भी नहीं कहता, ये तो बिल्कुल ही समझ लो फिजिक्स की जबान पे आपके पास ऑपोजिट बात हो जाएगी। एनर्जी ना बन सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है आपके पास, ठीक है। कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड तो समझ लो आपके पास बिल्कुल ही 100% फॉल्स स्टेटमेंट। मूविंग ऑन, बी, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये बात करता है, लेकिन वो आगे कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि कोल्ड टू हॉट आपने डायरेक्ट कर दी ट्रांसफर, उसमें आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, बिना वर्क के नहीं कर सकते, तो ये इनकम्प्लीट हो गई, तो गलत हो गई। सी में कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस है ना सिस्टम की, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये बात करिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहे हैं इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज्ड इट इज, हीट एक्सचेंज कितनी होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप पूरा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अपना आइसोलेट कर देते हो, इंसुलेट कर देते हो, हीट को फ्लो ही नहीं करने देते, ना इन ना आउट। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट फ्लो ही नहीं हो रही है सर, हीट इंटरचेंज ही नहीं हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 0। 94 में आपसे कह रहे हैं इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अच्छा जी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है जी, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हो जाएगी f डैश, कब, जब आप मास पहले वाले का मान लो डबल कर दिया, एक ही बोला ना उन्होंने, बोला एक बॉडी का डबल कर दो, कर दिया मैंने एक बॉडी का डबल, और डिस्टेंस कितना कर दिया दोनों के दरमियान, हाफ, r/2 हो गया पहले के मुकाबले में, और उसमें क्या लग गया हमारे पास स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2gm1m2, और आपके पास r/2 का स्क्वायर होता है r²/4, जो 4 ऊपर आएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8। और यहाँ पे अगर आप देखें सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया gm1m2 डिवाइडेड बाय r², जो कि एक्चुअली बराबर था हमारी एक्चुअल फोर्स के। तो इसका मतलब जो हमारी फोर्स में चेंज आया है वो कितने गुना आ गया, वो 8 टाइम्स बन गई पहले के मुकाबले में, यानी कि नई फोर्स क्या हो जाएगी, 8 गुना ज्यादा हो जाएगी पहले के मुकाबले में। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 8 गुना ज्यादा, डबल नहीं सर, 8 गुना ज्यादा, क्वाड्रपल 4 गुना नहीं, अच्छा डिक्रीज नहीं, कम थोड़ी हो रही, बढ़ रही है, 8 गुना बढ़ी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ हम लोगों को 8 गुना वाला, तो राइट का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहे हैं इफ द लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, अगर लिफ्ट हमारे पास फ्री फॉल में आ गई, ऊपर हम लोग डाउनवर्ड लिफ्ट का केस देख कर आए कि जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती है तो आपके पास अपेरेंट वेट का फॉर्मूला हो जाता है m इंटू जी माइनस ए। अब अगर वो फ्री फॉल में हो जाएगी तो फ्री फॉल में a बराबर हो जाता है बेटा g के, जिसकी वजह से फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू जी माइनस जी 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा 0। तो फ्री फॉल में जो भी बॉडी होती है वो वेटलेस फील करती है, उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाता है हमारे पास बेटा 0, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन,
Question number 96. Can a person weighs 600 Newton on the ground? What will be their apparent weight in a lift moving down with an acceleration of 5 मीटर per second square? देखो इस तरह के सवाल अभी हम लोग बार बार ऊपर जिक्र करते हुए आ रहे हैं। अगर एक लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो उसके अंदर apparent weight निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हो जाता है हमारे पास m इंटू जी माइनस ए। अगर मैं इसको और ओपन लिख करके लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस एम ए। एम जी की वैल्यू आपको दी हुई है, उसका एक्चुअल वेट बताया हुआ कितना है 600 है। मास हमें नहीं बताया। मास निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 600 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि वेट डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, और एसेलरेशन कितनी दी हुई है बेटा आपको यहाँ पे सवाल में 5। और जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास थोड़ा सा। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 5 5 2 10 2 1 2 और 300 600। 600 में से 300 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 300 न्यूटन। तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा उसका 300 न्यूटन, विच विल मेक ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, Question 97. Can the wavelength of light emitted when an electron in a hydrogen atom transitions from n is equal to 3 टू, यहां से ट्रांजिशन करके कहां जा रहा है n is equal to 2, लोअर शेल में आ रहा है, यानी कि एनर्जी निकालनी पड़ेगी उसको। एनर्जी जो निकालता है जब वो सेकंड शेल में आता है तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं बेटा बामर सीरीज। और बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है विजिबल रीजन। बाकी जो ऑप्शन उनका भी सुन लो। यूवी रीजन हम लोगों को मिलता है बेटा लाइमन सीरीज में। लाइमन में कौन से शेल में वापस आता है हमारे पास 1 में। इंफ्रारेड जो हम लोगों को मिलता है बेटा वो मिलता है पाशन सीरीज में, और पाशन सीरीज में किस में वापस आता है आपके पास बेटा 3 में। ठीक है, एक्सरे हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं बनती है, वो हैवी मेटल्स के अंदर बनती है जब उनमें इनर एटॉमिक ट्रांजिशंस हो रही होती हैं आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 98. Can the energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom is called? outermost shell के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर उसको बाहर निकालना है तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो बाहर निकालने का मतलब उस एटम को क्या करना है आपने, उस एटम को आयन बना देना है, उसको चार्ज बना देना है। क्योंकि जब उसका इलेक्ट्रॉन छीन लोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अनबैलेंस क्रिएट होगा आपके पास, और उस इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास ये जो एटम है अभी एक आयन बन जाएगा, एक चार्ज बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर ये चार्ज बन जाएगा तो इसका मतलब इसको आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा आपके पास ए, आयनाइजेशन एनर्जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 99. कहना है व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट क्या होता है, देखो बेटा बियॉन्ड द लिमिट आपके पास क्या होता है, कह रहे हैं ए फॉलो हुक लॉ। हुक लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में रहो वरना मेरी हुदूद से क्रॉस कर जाओगे, यानी कि हुक लॉ की हुदूद में नहीं रहोगे। तो अगर हुक लॉ की हुदूद में नहीं रहोगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। यानी कि जब आप इलास्टिक लिमिट से बाहर निकलते हो तो फिर आप हुक लॉ की कैटेगरी से बाहर निकल चुके हो। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहे हैं स्प्रिंग विथ हायर स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है वो बेटा बराबर होता है F/x के, यानी कि न्यूटन बाय मीटर के। यानी कि कितनी फोर्स लगाने से कितना स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग आपके पास। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से कम स्ट्रेच होता है स्प्रिंग तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है हमारे पास। आप देख भी सकते हो कि के और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के और एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ए में कह रहे हैं बी इजीली स्ट्रेच, नहीं भाई के की वैल्यू बड़ी होगी तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी स्ट्रेच करने के लिए, मुश्किल हो जाएगा स्ट्रेच करना, तो इजीली तो नहीं हो रहा। बी हार्डर टू स्ट्रेच, बिल्कुल सही है, हार्डर हो जाएंगी स्ट्रेच करने को। सी भी देख लेते हैं क्योंकि डी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि बोथ बी एंड सी कह रहा है वो। सी में कह रहे हैं हैव अ लार्जर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जरा समझना इस बात को, एक स्प्रिंग जो कि हल्का सा है, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है जो फॉर एग्जांपल आपके बॉल पेन का स्प्रिंग है, उस बॉल पेन के स्प्रिंग को जब आप जरा सा खींचते हो तो वो जरा सा खींचता है उसके बाद वापस चला जाता है। अच्छा अब आपके पास उसी जगह पे अगर उतना ही फॉर एग्जांपल आपने अपनी बाइक का स्टैंड का जो स्प्रिंग होता है या ब्रेक का जो स्प्रिंग होता है वो देखा ही होगा लड़कों ने ज्यादातर, तो उनको आइडिया होगा इस चीज का कि आपके पास वो स्प्रिंग काफी हार्ड सा होता है, हाथ से खींचता नहीं है। तो जब मैं उसको इतना ही खींच दूं जितना ये बॉल पेन वाले स्प्रिंग को खींचा है तो सोचो ये कितनी स्पीड से वापस आएगा। इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर होगी, इस बाइक वाले स्प्रिंग में जो कि हार्डर टू स्ट्रेच है, यानी कि जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है, और इस बॉल पेन वाले स्प्रिंग की के की वैल्यू कम है, तो ये उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कम पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। तो सी क्या कह रहा है, हैव अ लार्जर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
101 कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी आर, कैपिटल जी का जो यूनिट होता है बेटा ये होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। न्यूटन खुद बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, आगे आ गया मीटर स्क्वायर डिवाइड में आ गया केजी। ठीक हो गया बच्चे। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग देख, सॉरी केजी स्क्वायर था, केजी स्क्वायर आ गया, एक केजी से केजी कट गया, बचा क्या केजी -1 बच गया, मीटर 3 हो गए, ठीक है, और सेकंड -2 बच गया। डायमेंशन लिख दो, मास कितना आ रहा है -1, लेंथ कितनी आ रही है 3 सॉरी +3, और टाइम कितना आ रहा है -2। तो m-1 l3 और t-2 ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है बेटा ऑप्शन ए में। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए। मूविंग ऑन 102 102 में कह रहे हैं इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो ये रहा वो वेक्टर आपके पास, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप बताइए विच कंपोनेंट इज लार्जर। भाई सीधी बात है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास थीटा के बराबर वाला और एक बनेगा हमारे पास थीटा के सामने वाला। जो बराबर वाला होगा, अगर फॉर एग्जांपल इस वेक्टर का नाम ए है तो बराबर वाला होता है ए cos थीटा और सामने वाला होता है ए sin थीटा। सामने वाला y एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए y, और बराबर वाला cos जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या बोल देंगे ए x। अब ये कह रहे हैं कौन सा वाला बड़ा होगा, x या y। देखो सीधी बात है, जब एंगल ऊपर की तरफ उठ रहा है थोड़ा सा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है नीचे वाले से, तो टेक्निकली दिमाग तो ये कह रहा है कि भाई y जो है बड़ा होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर y बड़ा होगा तो चेक कर लो भाई, sin थीटा निकाल लेते हैं, sin 60 निकालो, sin 60 बराबर होता है सर हमारे पास 0.8666 के, ठीक है, और cos 60 निकाल लो, cos 60 बराबर होता है सर 0.5 के। कौन बढ़ा रहा है सर, sin 60 बढ़ा रहा है, इसका मतलब y वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो आप सर सही कह रहे थे पहले कि ज्यादा ऊपर उठा होगा तो ऑब्वियस ही बात है y कंपोनेंट की वैल्यू बड़ी आ रही होगी। तो कौन सा कंपोनेंट लार्जर हो जाएगा आपके पास, y कंपोनेंट। मूविंग ऑन 103 कह रहे हैं अ 20 kg ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी, मास कितना आ गया हमारे पास 20 kg, वेलोसिटी कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड निकाल लो डायरेक्टली, 3 का स्क्वायर कर दो प्लस -4 का स्क्वायर कर दो, जो कि हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में प्लस हो जाता है स्क्वायर होते हुए, तो ये हो जाएगा √25 विच विल मेक इट 5। और पूछा क्या इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ, निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², हाफ मास कितना है हमारे पास 20 और v कितनी है 5 का स्क्वायर, 2 1 2 2 10 20, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 10 कितने हो जाएंगे 250 जूल्स। तो विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 45 डिग्री, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम लोगों ने 45 डिग्री के ऊपर लॉन्च किया है, सही है। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट टू रेंज इज, हाइट और रेंज का रेशियो निकाल के दिखाओ। हाइट होता है बेटा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 45 डिग्री दिया है तो 45 ही डायरेक्ट पुट कर दिया ओवर 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर ओवर g। ठीक हो गया। तो देखो v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया हमारे पास, तो इक्वेशन क्या बच गई, साइन 45 बराबर होता है बेटा 1/√2 के और उस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बचा उसके हमारे पास अगर आप देखें 2। ठीक हो गया। तो 1/√2 उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट ही आएंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएंगे 1/4। तो इसका मतलब रेशियो क्या बन रहा है h और r का 1/4 के बराबर। अगर ये 1/4 के बराबर आ रहा है, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं भाई 1:4। सर नजर आ गया ऑप्शन बी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1:4। मूविंग ऑन 105 कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इज डबल्ड। देखो मान लो ये कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स लगी हुई हैं, एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस रखते हैं हम लोग, जिस डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कैपेसिटर की के जो कैपेसिटेंस निकलती है वो बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। आपसे कह रहे हैं अगर मैं क्या करूं, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज डबल्ड, तो कैपेसिटेंस कितनी छिड़ेगी, क्या करूं, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज डबल, डी की जगह 2d कर दूं आपके पास, तो देखो क्या हो जाएगा सिर्फ 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी तो अगर देखें तो आपके पास किसके बराबर है, एक्चुअल कैपेसिटेंस के। तो इसका मतलब हमारे पास जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो पुरानी वाली कैपेसिटेंस के हाफ रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास हाफ्ड। ठीक है जी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहे हैं इफ अर्थ्स रेडियस इज हाफ्ड एंड मास रिमेन सेम। मान लो अभी हमारा अर्थ ऐसा है, ठीक है,
अभी इसके सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसमें एम होता है मास ऑफ प्लेनेट और आर होता है रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक हो गया। अगर अब ये क्या आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं रेडियस क्या कर दूं, हाफ कर दूं आपके पास अर्थ का, ठीक है, मान लो अर्थ का रेडियस क्या हो गया, पहले के मुकाबले में हाफ हो गया, हाफ का मतलब हाफ आर हो गया, और मास उतना ही रहा है, मास एम ही रहा है, मास एम ही रहा है, तो बताओ जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश बराबर हो जाएगी आपके पास किसके, मास उतना ही रहा, एम ही रहा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ हो गया पहले के मुकाबले में, इसको स्क्वायर लगा दिया आपने, तो ये 2 का स्क्वायर बन के 4 बनेगा और ऊपर चले जाएगा सबसे, तो हो जाएगा 4gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जीएम बाय आर स्क्वायर किसके बराबर था, एक्चुअल जी के वैल्यू के, तो आपके पास जी डैश किसके बराबर आ गया, 4g के, जिसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, ऑप्शन ए 4g। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। ठीक है, एक आपने लेट्स से ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो ये बॉडी यहां से मूव करके लेट्स से हमारे पास पहुंच गई यहां तक, और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, इसने जहां पे ये जिस फ्लोर पे मूव कर रही थी उस फ्लोर पे आपके पास डिस्टेंस कवर करा लेट्स से हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस का मतलब 10 इंटू 5, और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, 50 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 50 जूल, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग ऑन, 108। 108 में कह रहे हैं स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 0.2 मीटर्स, स्ट्रेच कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 0.2 मीटर्स आ गई। कह रहे हैं बाय अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितनी लगी उसके ऊपर, 40 न्यूटन लगी। कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के दिखाओ, कि होता है बेटा एफ ओवर एक्स, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट कटा, ऊपर एक अंडा लग गया, 2 1 2 2 2 4 और 2 अंडे एज इट इज, तो आंसर क्या आ गया 200, और यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, के का 200 न्यूटन पर मीटर, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 109, कह रहे हैं द लाइट वेव इज अ टाइप ऑफ, बेटा लाइट वेव आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हुई जाती है, जिसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ विद द पार्टिकल ऑसिलेट करती हुई मूव करती हुई जा रही होती हैं। तो ऐसी वेव्स को जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 110, तो कह रहे हैं द डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बेटा जो डिके होते हैं ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आपके पास, वो लीनियर नहीं होता, वो कुछ इस तरह से होता है, और वो हॉरिजॉन्टल टच भी नहीं होता, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। इस तरह के डिक्रीजिंग कर्व्स को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व्स, क्योंकि इसके अंदर आपके पास लीनियरली डिक्रीज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल एक चीज पहले अगर हाफ हुई तो उसके बाद उसकी भी हाफ हो गई, फिर उसकी भी हाफ हो गई, फिर उसकी भी हाफ हो गई आपके पास। तो एक तरीके से इसमें एक्सपोनेंशियल पावर्स के अंदर हमारे पास काम चलता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व आना। तो आपके पास डिके इक्वेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियल भी होती है, और अगर आप याद रखें तो इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे हम ये निकाल सकते हैं कि भाई ये क्या एक्सपोनेंशियल कर्व है, e की पावर माइनस लैम्डा टी जो आता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा होता है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 111, कह रहे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे। अच्छा, आई क्रॉस जे निकालना है, तो ये जो है आपके पास ये डायरेक्टली बराबर होता है के। एक ट्राइंगल याद कर लो सिंपल सा, आई क्रॉस जे अगर करना है तो वो बराबर होगा हमारे पास के। जे क्रॉस के अगर करना है तो बराबर होगा आई के क्रॉस आई अगर करना है तो बराबर होगा जे के। अगर उल्टा सर्कल चलाओगे तो उसमें माइनस साइन लगाते जाना बस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन ए के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, सॉरी तो सही कर लेते हैं भाई, जगह पे आ जाओ तुम। अच्छा जी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई ए के। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 112, कह रहे हैं टू चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है उनके ऊपर, 9 न्यूटन की फोर्स लग रही है, व्हेन दे आर 0.3 मीटर्स अपार्ट। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आर कितना है, 0.3 मीटर्स है। कह रहे व्हाट विल बी द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज टू 0.6। भाई 0.3 से कितना कर दिया, 0.6 कर दिया, मतलब डबल कर दिया आपके पास डिस्टेंस आपने। ठीक है, डबल कर दिया ना, तो अब जो फोर्स हो जाएगी मान लेते हैं एफ डैश हो जाएगी, और वो हो जाएगी के Q1 Q2, और डबल कर दिया डिस्टेंस तो स्क्वायर लगा दो 2r करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एज इट इज कर दिया, और जो 4 बना था नीचे उसको 1/4 करके निकाल दिया। अब देखो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के, तो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4, और 9 को 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो आंसर आता है 2.25, विच विल मेक ऑप्शन सी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
113 कह रहे हैं a boy pulls a cart with a force of 20 न्यूटन, ठीक है, over 10 meters, ठीक है, in 5 seconds, तीन तीन चीजें बता दी, ठीक है भाई। आपके पास पूछा गया फिर उन्होंने पावर का बड़ा फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के ओवर टाइम। फोर्स कितनी दी है सवाल में 20, कितने डिस्टेंस तक लगी 10 मीटर, कितनी देर के लिए लगी 5 सेकंड। 5 1 5, 5 2 2, 20 2 40, तो पावर कितनी निकल के आ गई 40, और पावर का ऐसा यूनिट होता है बेटा वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 40 वॉट्स, ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 114 कह रहे एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 500 वोल्ट्स, व्हाट विल बी इट्स फाइनल स्पीड। बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो निकाला जाता है आपके पास √2e वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। अब 2e, e होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय v विच इज वोल्टेज। कितना गिवन है सवाल में 500, और आगे क्या लिखा हुआ है डिवाइड बाय मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है बेटा 9.1 -31। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.32 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी 1.32 एक्सपोनेंट -7, सॉरी एक्सपोनेंट +7। ठीक है जी। 115 कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 20 ओम्स। कह रहे हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज। एमीटर की रेंज कितनी दी हुई है आपको 5 एम्पियर, सही है। आगे कह रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इज 0.2 एम्पियर। उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर था वो मैक्सिमम अपनी डिफ्लेक्शन यानी कि मैक्सिमम करंट जो मेजर कर पा रहा था, जो मैं बता पा रहा था, वो कितना था उसके अंदर से 0.2 एम्पियर। ठीक है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट। शंट का जो फॉर्मूला है वो था IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ठीक है। IG कितना है करंट इन गैल्वेनोमीटर 0.2, RG कितना है आपके पास 20 डिवाइडेड बाय I माइनस IG कितना है हमारे पास 5 माइनस 0.2। ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास देखो ये आंसर बनता है, ऊपर होता है 0.2 इंटू 24 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4.8। ठीक है बेटा। तो जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.833। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नाउ लुक फॉर द ऑप्शन 0.8। सर एक ही ऑप्शन नियरेस्ट नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी 0.8 ओम्स। ठीक है जी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 116 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। अच्छा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है बात समझना। देखो इलेक्ट्रो का मतलब है हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ल्यूमिनेसेंस में कन्वर्ट किया जाता है यानी कि रोशनी में, विच इज लाइट एनर्जी। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एलईडी। क्योंकि अगर हम इसकी फुल फॉर्म भी खोल के देखते हैं बेटा आपके पास, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एक ऐसा डायोड जो कि क्या कर रहा है अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा है जब उसमें से करंट गुजर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहे हैं अ रॉड इज मूविंग एट 0.8 सी। ठीक है। एक रॉड की जो स्पीड है v कितनी बता दी है मैं 0.8 सी। कह रहे हैं इफ इट्स प्रॉपर लेंथ इज 10 मीटर्स, इसकी जो आपके पास रेस्ट लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर्स है। व्हाट इज द इट्स ऑब्जर्व्ड लेंथ, इसकी ऑब्जर्व्ड लेंथ कितनी होगी। देखो आपके पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लेंथ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास L इज इक्वल टू L नॉट इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है। और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एल नॉट हमारे पास है 10, √1 माइनस वी, वी है 0.8 सी, और उसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, डिवाइड में कौन है हमारे पास सी स्क्वायर। ठीक है। चल क्या रहा है 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 0.64। 1 माइनस 0.64 बेटा बराबर बराबर होता है √0.36 के, जो कि रूट हो जाएगा हमारे पास 0.6 का, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हो जाएगा 6 यूनिट लेंथ का मीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर्स। यानी कि इतनी स्पीड पे मूव करते हुए 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कैसे अपेयर हो रहा होगा आपको 6 मीटर का अपेयर हो रहा होगा ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज। इनमें से एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। ए कह रहे हैं दे हैव हाई एनर्जी,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है और एनर्जी का अकॉर्डिंग टू प्लैंक फॉर्मूला होता है एच न्यू, जिसका मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है इनकी तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा। बी, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल सही बात है, ये वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन सी, दे कैन आयनाइज एटम, बहुत कम हद तक, लेकिन हाँ ये आयनाइज भी कर सकती हैं एटम्स को, जिसकी वजह से हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर इसके भी कुछ ना कुछ ट्रैक्स हमें नजर आ ही जाते हैं, तो ये आयनाइज भी कर सकती हैं। डी, दे हैव लो फ्रीक्वेंसी, सर ये तो ए ऑप्शन से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है एक्सरेज की, लो नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, दे हैव लो फ्रीक्वेंसी, विच इज एक्चुअली इनकरेक्ट अबाउट एक्सरेज। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 119, कह रहे हैं आपसे द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमने ऊपर भी बात करी थी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से, कि आपके पास जो एनर्जी हमारे पास टोटली ब्लैक बॉडी से रेडिएट हो रही होती है पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के पावर 4 के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4, विच इज ऑप्शन बी, द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 120, कह रहे हैं द गीगर काउंटर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो रहा होता है जीजर काउंटर के अंदर, भाई जीजर काउंटर के अंदर हम लोगों ने वेपर्स रखे हुए होते हैं आपके पास गैस के, जिनको आपके पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आयनाइज करते हुए जाते हैं, तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसके आगे हम काउंटर लगा देते तो हमें पता लग जाता है भाई कितने स्पार्क्स आ रहे थे, उतने रेडियो एक्टिव पार्टिकल हमारे पास वहां से गुजरे, इसका मतलब क्योंकि उतनी आयनाइजेशन हुई होगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल कभी भी जहां से गुजरते हैं उस जगह को आयनाइज करते हुए चले जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन ए, आयनाइजेशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 121, कह रहे हैं the equivalent capacitance of three capacitors, 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad connected in parallel, पैरेलल के अंदर बेटा जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 के, डायरेक्टली बस ऐड कर दें तब को, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 3 5 और 6 हो गया 11, और यूनिट क्या आ गया माइक्रोफेरेड्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, 11 माइक्रोफेरेड्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 122, कह रहे हैं इन रोटेशनल मोशन मास इज एनालोगस टू, रोटेशनल मोशन के अंदर मास किसके एनालोगस होता है, देखो लीनियर मोशन में मास जो है आपके पास वो किसके एनालोगस होता है, इनर्शिया के, तो रोटेशनल मोशन में किसके हो जाएगा, ऐसा इनर्शिया जो कि आपके पास घूमने के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है बेटा, आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट करता है इनर्शिया, और आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 123, 123 में आपसे कह रहे हैं इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, द वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम, ठीक है जी, जी की वैल्यू कह रहे हैं कि अगर आपके पास कितनी हो गई है, हाफ हो गई है हमारे पास ओरिजिनल जी के, जी डैश की ले लेते हैं, तो डब्ल्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा एम जी डैश के, एम जी डैश का मतलब एम इंटू हाफ जी। ठीक है, ये बन जाएगा हाफ एम जी, हाफ एम जी का मतलब किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, हाफ वेट के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा, अगर जी की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्शन बी, हाफ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 124, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है बताइए, तो क्या ए डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, डिस्टेंस तो भाई स्केलर क्वांटिटी है सीधी सीधी, इसको कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। बी स्पीड, स्पीड भी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपके पास विदाउट डायरेक्शन करती है काम, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जिसमें डिस्टेंस भी हमारे पास आपके पास क्या है, स्केलर। ठीक है, और टाइम भी हमारे पास क्या होता है, स्केलर, तो इस वजह से स्पीड भी स्केलर हो जाती है। सी मोमेंटम, मोमेंटम बेटा प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर, मोमेंटम भी क्या बन जाता है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, मोमेंटम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 125, कह रहे हैं अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, एक स्टोन है, एक पत्थर है, मैंने आपके पास कैसे फेंका, उसको एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंक दिया, तो उस ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती कम होती कम होती कम होती, कहीं तो जाके वो रुकता है, जिसके बाद वो कहां जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। अब ये कह रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट, जहां वो जाके रुक गया वही तो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि उससे आगे थोड़ी अब उसने जाना जाना होता तो वो रुकता थोड़ी वहां पे आपके पास, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुका हुआ है, रुका हुआ होने का मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, 0, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मूविंग ऑन,
Question number 126. कह रहे हैं a car of mass 1000 kg is moving at a constant speed. सही है, मास पता लग गया हम लोगों को कार का, ये आ गया m आपके पास, कांस्टेंट स्पीड है। कह रहे हैं the net force acting on the car is, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कह रहे हैं आपके पास सवाल में इतना बड़ा बड़ा कह दिया कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज इन यूरी, तो एक्सेलरेशन किस बात की, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगी ना आपके पास, एम जीरो हो जाएगा जीरो, तो ओवरऑल फोर्स भी कितनी हो गई हमारे पास जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन ए हमारे पास जीरो। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स एट 90% एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी आ गई 90%। आउटपुट पावर जो है हमारे पास, आउटपुट पावर कितनी है आपके पास 200 वॉट्स। कह रहे हैं इनपुट पावर बताओ कितनी होगी। देखो बेटा एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी एफिशिएंसी रेशियो होती है आपके पास किसका, आउटपुट ओवर इनपुट पावर का। अब एफिशिएंसी दी हुई 90%, परसेंट हटा के मैंने डिवाइड बाय 100 लगा दिया, पी ओ ओवर पी आई आ गया। इनपुट पावर की वैल्यू चाहिए आपको, तो इनपुट पावर किसके बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय पावर आउटपुट डिवाइड बाय 90। एक अंडे से एक अंडा काट देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय पावर आउटपुट। पावर आउटपुट आपके पास कितनी है यहाँ पे देखें 200 है, और डिवाइड में कौन हो रहा है हमारे पास 9। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो अपने पास, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2000, और 2000 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे आपके पास, तो करेक्ट आंसर आ जाता है बेटा 222। तो इनपुट पावर इसका मतलब कितनी हो जाएगी 222 वॉट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है ढूंढ लो। सर ये तो नहीं लिखा हुआ, तो नियरेस्ट ढूंढ लो। नियरेस्ट कितना है हमारे पास, ऑप्शन बी 220 वॉट्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 128। कह रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ट्रिपल्ड, लेंथ अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की ट्रिपल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ट्रिपल लेंथ ओवर जी। ठीक है, ये 3 के रूट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सब चीजें एज इट इज लिख देते हैं। बाकी सब चीजें क्या है हमारे पास, लाइन से हमारे पास आ जाएगा आपके पास क्या 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो कि आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास किसके बराबर होता है, नॉर्मल टाइम पीरियड के। तो नॉर्मल टाइम पीरियड के अगर बराबर होता है तो हम क्या लिख देंगे भाई, अब आपका टाइम पीरियड पहले के मुकाबले में कितना बढ़ गया, अंडर रूट 3 टाइम्स बढ़ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ रूट 3। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन। Question number 129 कह रहे हैं if two lenses have focal lengths 10 centimeter and 15 centimeter, what will be the combined focal length when placed in contact। देखो बेटा combined focal length निकालने का फॉर्मूला होता है 1 over f, where f is the combination focal length, बराबर होता है आपके पास 1 over f1 प्लस 1 over f2 के, यानी कि इंडिविजुअल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके सम कर दो। ठीक है, तो अब आपके पास पहली वाली कितनी है 1 over 10, सॉरी पहली आ गई 10 और दूसरी हमारे पास कितनी आ गई 15। दोनों का टोटल निकालना है, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 150, ये हो जाएगा 15 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 ओवर 150। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 25। तो जब आप 150 को 25 से डिवाइड करते हो तो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 6 सेंटीमीटर, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करती है। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है आपके पास, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास निकलता है किससे, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लोज पाइप की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है v ओवर 12, जिसमें v खुद जो है वो बराबर होता है आपके पास किसके, अंडर रूट टी ओवर म्यू के, जिसमें टेंशन होती है टी और म्यू होता है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी, जो कि बराबर होता है किसके, मास पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, और टी होती है टेंशन आपके पास, एल होती है लेंथ। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी कर रही है, टेंशन पे भी कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ पे भी कर रही है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ दोनों पे करती है, बी में कह रहे हैं टेंशन एंड लेंथ इन दोनों पे भी करती है, सी में कह रहे हैं टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, तो सभी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डी ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। एक बॉल है मेरे पास, ठीक हो गया, आपके पास कह रहे हैं उस बॉल को उठा के हम लोगों ने कितनी देर से, सॉरी कितनी ऊपर से, 100 मीटर की हाइट से आपके पास इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। आपसे कह रहे हैं हाउ फास्ट विल इट बी मूविंग जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो बेटा आपके पास इसे स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gh। ठीक है, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है चीजों को, ये हो जाएगा 2, जी की वैल्यू हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 10, और हाइट दी हुई हम लोगों को 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 हमारे पास बन जाएंगे सिंपली 2000। तो 2000 का जब हम लोग रूट निकालते हैं बेटा आपके पास, तो 2000 का जो रूट है वो निकल के आता है तकरीबन आपके पास 44
समथिंग, तो ये हो जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड। नाउ 44 तो सर आंसर में नहीं है, तो फिर क्या करें? अगर आंसर में नहीं है तो बेटा आप इसके अंदर क्या करते हो, आप इसको नियरेस्ट आंसर पे चले जाते हो। नियरेस्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 40 मीटर पर सेकेंड। सॉरी माय बैड, नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 45 ज्यादा करीब, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 132 कह रहे फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम 123 टू 40 - 2। सही है, एक पॉइंट है हमारे पास जिस पॉइंट की वैल्यू 1, 2, 3, यहां से मूव करके मैं किस पॉइंट तक ले गया ऑब्जेक्ट को 4, 0, -2। तो डिस्प्लेस कितना हुआ, एक्स में से एक्स को माइनस कर लो 4 - 1, वाई में से वाई को माइनस कर लो और जे में से जे को माइनस कर लो। ठीक है, तो इतना डिस्प्लेस हुआ भाई आपके पास, यानी कि कितना हो गया डिस्प्लेस हमारे पास 3i और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2j। ठीक है, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 5k। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू। फोर्स कितना है हमारे पास 3 - 2 1, यानी कि 3i - 2j और प्लस का k। आपसे कह रहे हैं निकालना क्या, वर्क डन निकालना है भाई। वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स की वैल्यू क्या ऊपर से उठा लेते हैं 3i - 2j प्लस k, डॉट करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ 3i - 2j -5k। क्या बन रहा है देखो, आई को मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान चीज है 9 -2 j वाले को j से मल्टीप्लाई कर दो +4 और k वाले को k से। 9 + 4 13, 13 - 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 8। सॉरी, तो 1 गलती से लग गया, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 और वर्क का यूनिट होता है जूल्स, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी 8 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे टू फोर्सेज ऑफ 7 न्यूटन एंड 24 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल्स। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताएं रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो बेटा ऐसे केस में रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये बराबर होता है हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के। जब आप ये करते हो तो ये बराबर हो जाता है बेटा 49, और 24 का जो स्क्वायर होता है आपके पास, 7 का स्क्वायर तो 49 था, 24 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 576। ठीक है, तो जैसे ही हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं आपके पास 24 के स्क्वायर में अगर मैं आपके पास प्लस कर दूं 49, तो ये बन जाता है बेटा आपके पास 625, और रूट में आ जाता है 625। 625 का रूट होता है 25, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 25 न्यूटन। ठीक है, मूविंग ऑन। 134 कह रहे हैं द रीस्टोरिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोवाइडेड बाय। ये रीस्टोरिंग टॉर्क देता कौन है? कॉइल के ऊपर हमारे पास बेटा एक सस्पेंशन वायर लगी होती है जो घूमती है हमारे कॉइल के साथ, और उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी सस्पेंशन वायर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 135 कह रहे हैं इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज वेयर। बैलेंस पॉइंट हम कैसे तलाश करते हैं, हमने गिल्वेनोमीटर लगाया होता है, और जहां पे उस गिल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम लोगों ने बीच में आपके पास एक गिल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है, और जहां पे उस गिल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, हम मान लेते हैं कि भाई वहां पे आ गया आपके पास बैलेंस पॉइंट। तो इसका मतलब हम कैसे निकालते हैं, ए करंट इज मैक्स, नहीं करंट तो 0 होना चाहिए, तो नो करंट इन गिल्वेनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नो करंट इन गैल्वेनोमीटर हमारे पास होना चाहिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 137 कह रहे हैं यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। बेटा सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास F डिवाइडेड बाय 2L, यानी कि आसान जबान में फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, तो आपके पास यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 138 कह रहे हैं द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। प्रोजेक्टाइल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा, जो उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, यानी कि वो किस पे, इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें आगे तो थीटा, थीटा का मतलब लॉन्च एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, किस एंगल पे हमने उसको लॉन्च किया। ठीक हो गया, और आपके पास अब देखें अगर हम ऑप्शंस, तो क्या हो जाएगा इनिशियल पे भी वो लॉन्च पे भी, तो इसका मतलब दोनों पे, दोनों का मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ इनिशियल वेलोसिटी एंड लॉन्च एंगल, दोनों पे डिपेंड कर रही है आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 139 कह रहे हैं H1 आपके पास हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है और तीसरा आइसोटोप, ये तीनों मिले, क्या बनना चाहिए हमारे पास? तो देखो भाई क्या बनना चाहिए हमारे पास। अच्छा यहाँ पे H11 था, ये पूरा लिखने से हमारे पास छोटा सा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। तो आपके पास देखो अगर अब हमारे पास इस तरह से हम निकालते हैं तो क्या बना होगा आपके पास यहाँ पे, इस तरह से अगर हम लोग इसको बनाए, देखो हाइड्रोजन 11 का मतलब इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा सिंपली और 0 न्यूट्रॉन्स होंगे। सही है, और एक इलेक्ट्रॉन भी होगा।
उसके बाद आपके पास कौन हो गया, हाइड्रोजन 3 1। हाइड्रोजन 3 1 का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन इसमें एक ही है, न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितना होगा, बाहर एक ही मूव कर रहा होगा आपके पास। इन्होंने मिलके क्या बना दिया हमारे पास, एक एक बना दिया हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अगर बनाया आपके पास, तो अल्फा पार्टिकल बनाने की वजह से आपके पास यहाँ पे He42 आ गए। He42 का मतलब यहाँ पे हमारे पास है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये जो 2 एक्स्ट्रा थे ये कौन थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि अब इसके पास नहीं मौजूद। तो अगर ये नहीं मौजूद तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 कौन चले गए हमारे पास, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 140। 140 में आपसे कह रहे हैं द काइनेटिक फ्रिक्शन इज, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास किसके डिपेंड बराबर होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द मोशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन, या नन ऑफ द अबव। तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, अगर हम देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है हमारे पास म्यू के, म्यू के इंटू आर। म्यू के आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा मटेरियल किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, और आर जो है ये होती है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब अगर देख लो इनमें से कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना बाकी किसी के साथ डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मोशन, यस इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ मोशन के, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं आपके पास स्पीड ऑफ मोशन के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ मोशन नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो ए करेक्ट हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ मोशन पे, स्पीड ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता हमारे पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहे हैं अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। एक वायर है जिसकी लेंथ आ गई हमारे पास। अच्छा जी, लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एल की वैल्यू हो गई। करंट होता है आई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है बी। कह रहे विद एन एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ। फोर्स का जो फॉर्म, सॉरी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास इस तरह के वायर के ऊपर, बिल साइन थीटा। बी की वैल्यू हमारे पास है 0.3, करंट है हमारे पास 4, लेंथ है 1.5, और इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आगे हमारे पास आ जाएगा साइन जीरो। साइन जीरो बराबर होता है बेटा जीरो के, जिसकी वजह से सब कुछ क्या बन जाएगा हमारे पास जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में कह रहे हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, अगर आपको याद हो, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है अपने पास कोर्स के अंदर। तो आपके पास इसका मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, करंट के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द कॉइल। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 143। कह रहे दी एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, द वर्क डन इन द इंजन, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, या द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। तो आपके पास इनमें से किस पे डिपेंड करती है बेटा, समझना। देखो ये डिपेंड करती है हमारे पास, अगर हम यहां से लेते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एफिशिएंसी को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से लिख लेते हैं। अपॉन में T1 लगा दिया, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा T1 माइनस T2, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, और T1 माइनस T2 बराबर होता है डेल्टा T के। तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो डायरेक्टली बराबर प्रोपोर्शनल हो रही है वो किसकी हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर के, कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है सोर्स और सिंक के दरमियान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि सोर्स और सिंक। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 144। कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ इम्पल्सेस। देखो बेटा इम्पल्स जो होती है ना आपके पास, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स खुद होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आगे आ गया टाइम, मास है केजी, टाइम एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है सेकंड, -2 और +1 हमारे पास बन जाएंगे -1, ये हो जाएगा kgms -1। तो यूनिट क्या बन जाएगा, मास एक आ रहा है, लेंथ भी एक आ रही है, टाइम आ रहा है -1, तो डायमेंशन हो जाएगी mlt -1, विच विल मेक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान एंगल, उसका साइन। कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की होती है बेटा वो आती है 1। तो 1 कब आती है वो चेक कर लेते हैं, वो होती है साइन इनवर्स ऑफ 1 पे, और साइन इनवर्स ऑफ 1 आता है 90 डिग्री पे। इसका मतलब आपके पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम को आ रही है 90 डिग्री पे। तो आपसे कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास एंगल कितना होगा इन दोनों के दरमियान, 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 147। कह रहे हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी होती है बेटा आपके पास रो, रो का जो फॉर्मूला होता है, रो का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर ए डिवाइडेड बाय एल। आर होता है ओम्स, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बच गया क्या हमारे पास
ohm meters, which will make our correct option B. ठीक है जी. Moving on, question number 148. कह रहे हैं if the velocity of an object increases, then its acceleration. देखो बेटा, अगर आपके पास velocity बढ़ रही है, डेल्टा v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, तो acceleration भी क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, पॉजिटिव. कह रहे हैं 149, यानी कि द एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है पूछा गया आपके पास. बेटा एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक पीछे भी हमने किसी सवाल में लिखा था, बराबर होता है E इज इक्वल टू एच न्यू के, जिसका मतलब एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की या वेव की, उतनी ज्यादा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी भी होगी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 150. कह रहे हैं आपसे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ, दो वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हम लोग दो वेक्टर्स का, लेट्स से ए और बी, दो वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इनका आंसर भी क्या निकलता है बेटा, आपके पास एक वेक्टर निकलता है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है लाजमी. तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारे पास करेक्ट, वेक्टर. ठीक है जी.